हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 4th सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके 15 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपको 15 मार्क्स में आते हैं वो इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो कि सेक्शन सी से आपको बनते हैं। सेक्शन ए से हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई है एंड सेक्शन बी से भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई है। आज हम सेक्शन सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके आपको इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आप ही के रिस्पॉन्स के बेसिस पे इस चैनल पर वीडियोज़ लाई जाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड प्राइस स्कीमिंग एज प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है, 15 मार्क्स में आया है। आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है किन दो चीज़ों के बीच में, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड प्राइस स्कीमिंग, ठीक है, जो कि क्या है, एक मार्केटिंग नहीं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पेनिट्रेशन प्राइसिंग वर्सेस प्राइस स्कीमिंग। तो दोनों को समझते हैं पहले होता क्या है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग और प्राइस स्कीमिंग दोनों क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले पेनिट्रेशन प्राइसिंग देखें तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का स्टार्टिंग में प्राइस बहुत लो रखना, ठीक है। इसमें हम स्टार्टिंग में जब भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं तो लो सेट करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है उस प्रोडक्ट को जाने कि हाँ भाई यूज़ करे वो उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। गोल क्या होता है इसका हमारा, कि हमें क्या करना है, अट्रैक्ट करना है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को, वो भी जल्दी। फिर हमें अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना होता है एंड ब्रांड को पॉपुलर बनाना होता है। इसीलिए क्या है, इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। कब इसे यूज़ किया जा सकता है, तो जब आपको एंटर करना है एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या है पेनिट्रेशन प्राइसिंग के थ्रू एंटर कर सकते हो, जिसमें आपने प्राइस क्या किया है, इनिशियली लो किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट कौन से केस में से यूज़ किया जा सकता है, जब जो कंपनी है वो चाहती है कि वो बीट करे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है, जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है, अगर उन्हें उसे बीट करना है तब भी वो अपने प्राइस को क्या कर सकती है, प्रोडक्ट के सेट कर सकती है लो। एग्जाम्पल देखते हैं। एक मान लो न्यू इंटरनेट कंपनी है, वो ऑफर कर रही है, ठीक है, चीप प्लान्स सो दैट वो अट्रैक्ट कर सके यूज़र्स को, ठीक है, बाकी कंपनियों से जो कि एग्जिस्टिंग चल रही हैं। अब मान लो इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला भाई, क्विक मार्केट कैप्चर कर सकते हो, आप बिल्ड कर सकते हो कस्टमर बेस जल्दी जल्दी, ठीक है, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, आपके कस्टमर बनेंगे। फिर है आप क्या, इससे ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन भी क्या अपना बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है इसके क्या क्या नुकसान है। तो देखो, स्टार्टिंग में प्रॉफिट लो होगा क्योंकि आप कम प्राइस पे बेच रहे हो। फिर रिस्क भी हो सकता है कि मान लो अगर आपने क्या है सस्ता बेचा तो हो सकता है ब्रांड को उस नज़रिए से देखा जाए। और बाद में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि अगर आप कल को फिर प्राइस बढ़ा दोगे तो बाद में फिर जो आपके कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे कि नहीं हमें क्या है कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, बट अगर आपने प्राइसेस को बाद में जाके राइज करा तो वो सारे कस्टमर्स क्या है शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं प्राइस स्कीमिंग। तो प्राइस स्कीमिंग जस्ट इससे अपोजिट होता है। आप इसमें इनिशियली हाई प्राइस को मतलब सेट करते हो जब आप लॉन्च कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, सो दैट आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सको अपने कस्टमर्स से, ठीक है, जो कि विलिंग है पे करने के लिए उस प्रोडक्ट के लिए। गोल क्या होता है कि हमें रिकवर करना है, ठीक है, जो भी हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको क्विकली हमें रिकवर करना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, हमें क्या है टारगेट करते हैं हम इसमें प्रीमियम कस्टमर्स को, एंड स्लोली फिर क्या है प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया जाता है सो दैट हम और भी कस्टमर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। कब यूज़ किया जाता है, जब मान लो आप लॉन्च कर रहे हो एक यूनिक या फिर इनोवेटिव प्रोडक्ट, और या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत कम हैं या फिर है ही नहीं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एप्पल लॉन्च करता है न्यू आईफोन, ठीक है, हाई प्राइजेस होते हैं, फिर क्या है कुछ टाइम बाद रिड्यूस होते हैं प्राइस, ठीक है। उसके बाद फ़ायदे क्या है, हाई प्रॉफिट आप स्टार्टिंग में कमा सकते हो, प्रीमियम इमेज अपनी बना सकते हो, एंड आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को भी रिकवर कर सकते हो जल्दी से। लिमिटेशन की बात करें तो इनिशियल बायर्स, मतलब कि उसमें क्या है एक लिमिट होती है कि मतलब ठीक है जो आप स्टार्टिंग में हाई चार्ज कर रहे हो तो बहुत सारा बेस नहीं होगा आपका कस्टमर का, ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है कॉम्पिटिटर्स को भी क्विकली, ठीक है, और इफ़ेक्टिव नहीं है अगर प्राइस सेंसिटिव मार्केट है तो वहाँ पे ये इफेक्टिव नहीं होता। तो कंपैरिजन की बात करें तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में इनिशियल प्राइस क्या होता है, लो, और प्राइस स्कीमिंग में इनिशियल प्राइस क्या होता है, हाई। टारगेट मार्केट की बात करें तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आपकी जो टारगेट मार्केट होती है वो क्या होती है, मास ऑडियंस होती है, सब होते हैं बेसिकली, एंड प्राइस स्कीमिंग में क्या है, प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं। गोल की बात करें तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का यही गोल है कि आप मार्केट शेयर को गेन करो, और अगर हम बात करें प्राइस स्कीमिंग का गोल है मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को जल्दी जल्दी।
रिस्क की बात करें तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में रिस्क क्या है, वही कि स्टार्टिंग में लो प्रॉफिट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें पेनिट्रेशन तो हमने बात कर ली, तो अब हम दूसरे का स्कीमिंग का देखें तो इसमें क्या है, हो सकता है स्लो सेल्स हो इनिशियली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस आपने सेट किया है। कब कब यूज़ कर सकते हो, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग को आप यूज़ कर सकते हो कॉम्पिटिटिव मार्केट में, एंड स्कीमिंग को आप यूज़ कर सकते हो न्यू या फिर कोई आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है वहाँ पे। तो कंक्लूजन देख ले तो देखो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग आप यूज़ करोगे अगर आपका गोल है कि आपको एंटर करना है मार्केट में फास्ट और compete करना है, ठीक है। और स्कीमिंग प्राइसिंग आप तब यूज़ करते हो जब क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, ठीक है। तो आपको कोई मतलब कि लोग उस चीज़ को, यूनिकनेस को क्या है पसंद कर रहे हैं और क्या आपके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, तो वो प्राइस भी क्या है ज़्यादा देने के लिए तैयार होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड इट्स रोल इन रिलेशनशिप मार्केटिंग, डिस्कस how personal selling contribute to building strong customer relationship and analyze the skills and characteristics of effective सेल्स पीपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है जिसमें आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट पूछे हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल सेलिंग का कंसेप्ट बताना है डिटेल में, देन आपको बताना है उसका क्या रोल होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग में, और आपको बताना है कि कैसे जो पर्सनल सेलिंग है वो कंट्रीब्यूट करती है बिल्ड करने में एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप को, एंड एट द सेम टाइम आपको एनालाइज भी करनी है स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक इफेक्टिव सेल्स पीपल की। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, जैसे जैसे पूछा था तो वैसे वैसे ही हम क्या है इसको करेंगे। तो अगर स्टार्ट करें तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है पहले ये देखते हैं। जब एक सेल्स पर्सन कस्टमर के साथ फेस टू फेस या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर उनकी नीड समझता है और प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करता है, उसे हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। इसमें जो कन्वर्सेशन है वो होती है, डाउट्स को सामने वाले के क्लियर किया जाता है और एक पर्सनल क्या है कॉन्टैक्ट होता है इसमें। तो पर्सनल सेलिंग एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक है जहाँ पे सेल्स पर्सन डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा, ठीक है, अपने पोटेंशियल कस्टमर से जो उसे लग रहा है कि हाँ भाई ये मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, और वो एक्सप्लेन करेगा उनको, परसुएड करेगा, समझाएगा, कन्विंस करेगा कि वो उसका प्रोडक्ट क्या है खरीदे या फिर उसकी सर्विसेज को ले, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड बात करें तो फेस टू फेस वन टू वन कम्युनिकेशन होती है, ये फेस टू फेस और 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है सेलर और बायर के बीच में। फिर आपसे पूछा था रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इन रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है। तो देखो, रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को क्या आपको मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है वो फोकस करती है कि आपको बिल्ड करना है लॉन्ग टर्म लॉयल रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ, ना कि सिर्फ वन टाइम सेल्स करके क्या आपको बस बैठ जाना है। अब पर्सनल सेलिंग यहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि देखो वो बिल्ड करती है ट्रस्ट। रेगुलर इंटरेक्शन हेल्प करता है डेवलप करने में एक म्यूचुअल ट्रस्ट कस्टमर और कंपनी के बीच में। सेकंड है अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड। जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो आप क्या कर रहे हो, उनकी कस्टमर की नीड को क्या कर रहे हो, पहले अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस अकॉर्डिंगली उनका मतलब वो जैसे चाह रहे हैं फिर आप उसको प्रोडक्ट क्या है वैसा प्रोवाइड कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन है ये यहाँ पे हो रही है, सेल्स पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता है कस्टमर की प्रॉब्लम को एंड ऑफर कर सकता है सूटेबल सॉल्यूशंस। फिर है गैदरिंग फीडबैक। अब सेल्स पर्सन क्या है रिसीव कर सकता है डायरेक्ट फीडबैक, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा उसको आगे कंपनी को देगा वो, ठीक है, जिससे कंपनी इंप्रूव कर सकती है वो चीज़ को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में। फिर है इनकरेजिंग लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस। जब कस्टमर फील करता है कि हाँ भाई उसकी भी बात को सुना जा रहा है, ठीक है, उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो क्या है मतलब कि वो उसी कंपनी से क्या है प्रोडक्ट लेगा, ठीक है, और वो बोलेगा कि हाँ यार हमारे सुन रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या है उसकी ये कह सकते हैं लॉयल्टी उस कंपनी के प्रति बढ़ जाती है। फिर आपसे पूछा था हाउ पर्सनल सेलिंग बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये कैसे क्या है कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ाती है पर्सनल सेलिंग। तो देखो सबसे पहले है पर्सनलाइज्ड अटेंशन। कस्टमर फील करता है स्पेशल और वैल्यूड, है ना, कि आप पर्सनली सेल कर रहे हो उसको कोई प्रोडक्ट, तो ये कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ाता है। कैसे वो फील करेगा स्पेशल, ठीक है। फिर आप उनको टेलर्ड सॉल्यूशन दे रहे हो, मतलब उनकी नीड को आइडेंटिफाई करके उनको वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो जो कि उनके कस्टमर की नीड को मैच कर रहा है। फिर है क्विक रिस्पॉन्स। प्रॉब्लम और क्वेश्चन क्या है तुरंत रिजॉल्व किया जाता है पर्सनल सेलिंग में। एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है, जेन्युइन इंटरेक्शन होती है, ठीक है। फिर है यहाँ पे आपसे पूछा था स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए एक इफेक्टिव सेल्स पर्सन के। तो देखो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए सेल्स पर्सन, ठीक है, और वो कन्विंस करे सामने वाले कस्टमर को। फिर है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, वो सुने कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, ये नहीं कि उसे क्या बोलना है, कस्टमर जो चाहता है वो पहले उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है। फिर है इन डेप्थ प्रोडक्ट नॉलेज। ऑब्वियस ही बात है जिस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है उसके बारे में उसको डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट वो उससे रिगार्डिंग कोई भी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या कर सकता है उसको उसका जवाब दे सकता है। फिर है एम्पैथी। वो क्या है
एबल होना चाहिए कि वो रिलेट कर सके, ठीक है, कस्टमर के साथ अंडरस्टैंड कर सके उसकी फीलिंग को, वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फिडेंस, बिलीव होना चाहिए उसको, ठीक है, प्रोडक्ट में, और वो जैसे उसको प्रेजेंट कर रहा है मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसको खुद में, ठीक है, और वो उस तरीके से फिर प्रोडक्ट को प्रेजेंट करे पॉजिटिवली। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या एबिलिटी, वो हैंडल करे कोई भी ऑब्जेक्शंस है, कोई भी डाउट है सामने वाले का, तो वो उसको स्मार्टली हैंडल करे। नेक्स्ट है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ट होते हैं ट्रस्ट और फेयरनेस पे, ठीक है, तो आपको क्या है, ऑनेस्टी रखनी है। तो कंक्लूजन की बात करें तो पर्सनल सेलिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट को आपने बेच दिया। इसमें हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ, उसकी नीड को सुनते हैं। अब एक अगर स्किल्ड सेल्स पर्सन है तो वो हेल्प करता है कंपनी की गेन करने में लॉयल कस्टमर्स को, उसके लिए कैसे ऑफर करेगा वो पर्सनल अटेंशन, अगर कस्टमर को वो उनके अकॉर्डिंग उनको सॉल्यूशंस देगा, ठीक है, और ऑनगोइंग सपोर्ट उनको देता रहेगा। अगर आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात करें तो पर्सनल सेलिंग क्या है, बहुत ही पावरफुल टूल है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए किसी भी कंपनी के। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, outline the different distribution channel company can choose from. What are the factors which influence choice of distribution channel? तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बताने हैं कंपनी को, कंपनी के पास जो होते हैं, जो वो चूज़ करती है, एंड कौन सी चीज़ें उन्हें अफेक्ट करती है, कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, ठीक है, कि भाई अगर एक कंपनी है वो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट कर रही है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रख के ही उसने क्या है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट किया होगा ओवर अदर्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो देखती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर चॉइस अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर द पाथ्स और रूट्स थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू फाइनल कस्टमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो पाथ है, वो रोड है, वो रूट है, ठीक है, जिससे जो गुड्स और सर्विसेज है वो मूव करेंगे मैन्युफैक्चरर से फाइनल कंज्यूमर तक या फाइनल कस्टमर तक। अब इसको ऐसे सोचो कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या है, सामान बना, फिर वो होलसेलर लेके गया, होलसेलर आगे रिटेलर को देगा और रिटेलर आगे कस्टमर को देगा, ठीक है। ये जो चैनल है ये हेल्प करते हैं कंपनी की कि वो उनके प्रोडक्ट को डिलीवर करे राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे और राइट पीपल को, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितने टाइप के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट चैनल होता है जिसको जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर ही सेल कर देता है प्रोडक्ट कस्टमर को, कोई मिडल मैन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे कंपनी का खुद का स्टोर है, वो डोर टू डोर सेलिंग भी कर रही है, ठीक है, वो अपनी वेबसाइट से भी बेच रही है और डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को वो बेच रही है। फिर है एडवांटेजेस, फुल कंट्रोल होता है आपका, ठीक है, आपके प्रॉफिट भी हाई होते हैं क्योंकि जो भी प्रॉफिट है वो आपका है, आपको किसी को देना नहीं पड़ रहा है, और बेटर कस्टमर रिलेशनशिप आपका होता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट चैनल, जिसमें एक से ज़्यादा क्या है, एक से ज़्यादा मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला है वन लेवल चैनल। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है और एक और पर्सन आ जाता है रिटेलर, और वो क्या है गुड्स को लेके जाता है कस्टमर तक। लाइक आपने बाय किए क्लोथ एक ब्रांडेड स्टोर से, ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आप क्या है वो कस्टमर को बेचोगे। टू लेवल चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, होलसेलर भी होगा, रिटेलर भी होगा, फिर कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जाएगा। तो यहाँ पे होलसेलर भी आ गया है, ठीक है। जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सोप, स्नैक्स एक्सेट्रा, यहाँ पे क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ किया जाता है। फिर आता है थ्री लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर, फिर एजेंट भी होता है, यहाँ पे होलसेलर भी होता है, रिटेलर भी होता है और कस्टमर भी होता है। फिर कस्टमर को बेचा जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जैसे सोल्ड कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, अगर आपको बेचना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बेचना है आपको अपना प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाला यूज़ कर सकते हो। एडवांटेजेस है, वाइड रीच मिलती है आपको, इससे ईजियर होता है कि लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सको। ये हेल्प करता है आपकी कि फोकस करो आप सिर्फ प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन पे आप फोकस मत करो क्योंकि आपका जो चैनल है उसमें क्या है बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऐड हैं। फिर आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक कंपनी कैसे चॉइस करती है किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, ठीक है। तो ये वाला जो है पॉइंट, ये आपको अलग से 5 मार्क्स में भी आया है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली क्या है इसको तैयार करना है, ठीक है। तो देखते हैं जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, एंड जिनको भी ये नोट्स चाहिए, ये पेड होते हैं, तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स उस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट भी देख लेना, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी किए हैं। सेपरेट 15 मार्क्स की वीडियो भी की है, सेक्शन ए से भी की है, सेक्शन बी से भी किया है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एंड ये सेक्शन सी हमारा चल रहा है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कर रहे हैं, एंड कुछ इससे आने वाली वीडियोज़ में भी करेंगे सेक्शन सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, फैक्टर्स को।
फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की चॉइस को। तो देखो, चूज़ करना राइट चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी कुछ चीज़ों को ध्यान में देखती है। सबसे पहले कि कौन सा, किस टाइप का, किस नेचर का उनका प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट पेरिशेबल है, ठीक है, तो वो शॉर्ट चैनल को प्रेफर करेगी कि जो जितना भी हो सके क्या है शॉर्ट चैनल हो। अगर प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो वो लॉन्ग चैनल को क्या है सेलेक्ट कर सकती है। फिर वो देखेगी मार्केट साइज और कस्टमर टाइप क्या है, ठीक है। अगर मान लो जो कंपनी है वो मास मार्केट को टारगेट कर रही है तो वो इनडायरेक्ट चैनल पे जाएगी, ठीक है। अगर वो स्पेसिफिक कस्टमर्स को टारगेट कर रही है तो डायरेक्ट चैनल क्या है वहाँ पे यूज़ कर सकती है। फिर है कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये चीज़ें भी देखेगी वो। जितने ज़्यादा मिडलमैन ऐड होंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट आएगा, उतना कम प्रॉफिट होने वाला है। तो कंपनी लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट वाले चैनल को क्या है प्रेफर करती है। फिर आता है लेवल ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड। इसमें क्या है कंट्रोल की नीड। अगर कंपनी अपने ब्रांड और कस्टमर्स एक्सपीरियंस पे कंट्रोल रखना चाहती है कि अपने अकॉर्डिंग क्या है हम एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है, अपने कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है उन्होंने, या फिर ये कह लो कि उनको अपने अकॉर्डिंग अपने ब्रांड की वैल्यू को मेंटेन करके रखना है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ट्रस्टेड होलसेलर्स रिटेलर्स अवेलेबल हैं आपके लिए, आपको है कि हाँ भाई आपका उनके साथ क्या है अच्छा रिलेशनशिप है, तो क्या आप उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो। फिर है आपका नेक्स्ट कंपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप देखोगे बिग कंपनीज है वो अफोर्ड कर सकती हैं अपने खुद के स्टोर वेबसाइट्स, तो वो डायरेक्ट सेल कर सकती है। स्मॉल कंपनीज रिलाई करती हैं होलसेलर्स एंड रिटेलर्स पे। स्पीड ऑफ डिलीवरी। अगर अर्जेंट और फास्ट मूविंग आइटम्स है आपकी तो कंपनी प्रेफर करेगी शॉर्टर चैनल्स को, ठीक है। तो कंक्लूजन देख ले तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, हेल्प करता है कनेक्ट करने में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को। कंपनी चूज़ करती है, उसको चूज़ करना होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैनल में से किसी एक को। अब वो किस बेसिस पे होता है कि उनका प्रोडक्ट का टाइप क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, एंड वो कितना कंट्रोल रखना चाहते हैं, कितनी कॉस्ट है उनकी, कितना प्रॉफिट चाह रहे हैं वो। तो स्मार्ट चॉइस ऑफ चैनल ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट रीच करेगा राइट पीपल को राइट टाइम पे राइट वे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर बिजनेस इन द मॉडर्न डिजिटल लैंडस्केप। Explore how business can use social media platform to enhance brand visibility, engage with customers and derive sales. very important question है, 2 से 3 बार आया है एंड आने के चांसेस हैं ये। तो आपको यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो बतानी है आपको बिजनेस के लिए। फिर आपको बताना है कि कैसे जो बिजनेस है वो यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, सो दैट वो क्या है ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा सके, अपनी कस्टमर्स के साथ क्या है ज़्यादा इंटरेक्टिव रह सके, इंगेज रह सके एंड डिराइव कर सके उससे सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर डिटेल में करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। तो देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है आप यूज़ कर रहे हो प्लेटफॉर्म्स को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है। इनका आप यूज़ कर रहे हो सो दैट आप प्रमोट कर सको अपने बिजनेस को, कनेक्ट कर सको कस्टमर के साथ और ग्रो कर सको अपने ब्रांड की अवेयरनेस को। जैसे आपने देखा होगा आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहाँ पे क्या है आप अपनी पेड प्रमोशन क्या अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की करवा सकते हो। तो वही है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, जो एक बिजनेस है वो क्या है पेजेस के थ्रू पेड प्रमोशन करवा के अपने प्रोडक्ट को क्या है उसकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बढ़ा रहा है। तो वो क्या है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है, ठीक है। फिर अगर इन टुडेज़ डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो आज की डेट में, आज के वर्ल्ड में जो डिजिटल वर्ल्ड है वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवन यूज़र क्या है यूज़ करता है स्मार्टफोन को एंड स्पेंड करता है टाइम ऑनलाइन। तो सोशल मीडिया क्या है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल टूल है बिजनेस के लिए कि वो वहाँ पे क्या है अपने कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। फिर आपसे पूछा था स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। तो देखो ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ रही है, सोशल मीडिया हेल्प करता है बिजनेस की कि वो रीच कर सके ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक कम से कम टाइम में। एक स्मॉल बिजनेस है जो वो भी प्रमोट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट बजट बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं। तो एक ये भी चीज़ इसमें बेनिफिट देती है। एंड एक सिंगल अगर आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर पोस्ट है अगर वो वायरल होती है तो आपके प्रोडक्ट की तरफ क्या है लोगों का ह्यूज अटेंशन आएगा और आपकी डिराइव होंगी सेल्स। फिर है कस्टमर्स एंगेजमेंट। बिजनेस क्या है टॉक कर सकता है डायरेक्टली अपने ऑडियंस के साथ, कमेंट्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू, पोल्स के थ्रू, लाइव वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, ठीक है, और ब्रांड को ज़्यादा फ्रेंडली और रिलेटेबल बनाता है। फिर है इंक्रीज्ड सेल। प्लेटफॉर्म्स है जैसे आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में क्या है अगर अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो, लाइक अब क्या है आता है ऑप्शन की डायरेक्ट शॉपिंग लिंक्स आपको वहाँ पे मिलते हैं, तो आप क्या उसको क्लिक करके डायरेक्टली उस ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो, ठीक है। अगर वो मतलब कि कोई
प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड है, तो वहाँ पे जाके आप क्या प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, वो भी मतलब परचेज़ कर सकते हो। तो इससे क्या उनकी सेल्स बढ़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है, इतना ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर नहीं लगता है, ठीक है, और रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग अच्छे खासे आते हैं। नेक्स्ट है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। प्लेटफॉर्म्स क्या आपको ऑफर करते हैं टूल्स की, आप सिर्फ अपने टारगेट स्पेसिफिक मतलब टारगेट तक क्या है, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है वो उनको क्या है अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो। इससे ये इंश्योर होता है कि ऐड वहाँ पे आए, राइट पीपल को पहुँचे। फिर है रियल टाइम फीडबैक। ब्रांड क्या है, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है उनको कस्टमर से, ठीक है, क्वायरी है तो कस्टमर तुरंत मैसेज में पूछ लेता है। आपने देखा होगा कोई क्या है पेज बना के उसमें डालता है कि ये जो इसकी ये डिटेल्स है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो फिर क्या है लोग कमेंट करते हैं कि क्या प्राइस है, कब तक आएगा, है ना। तो ये कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है होता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और अगर आपका जो ब्रांड है वो बहुत एक्टिव है, क्रिएटिव है सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो क्या है कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटर से आगे रहोगे। फिर हाउ बिजनेस कैन यूज़ सोशल मीडिया इफेक्टिवली। अब बिजनेस कैसे यूज़ कर सकता है सोशल मीडिया को इफेक्टिवली, तो देखिए स्ट्रैटेजीज देखते हैं और यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो विजुअल कंटेंट, अगर आप यूज़ करते हो अट्रैक्टिव इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, तो क्या आप कहीं ना कहीं विजुअल कंटेंट से प्रोवाइड करवा रहे हो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट पोस्टिंग। अब क्या है आपको कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर पोस्ट करना है, कोई नई चीज़ आ रही है तो उसको रेगुलरली क्या है पोस्ट करना है। फिर है एंगेजिंग कंटेंट, यूज़ करो पोल्स का, कॉन्टेस्ट का, ठीक है, Q&As का, सो दैट क्या है लोग इंगेज रहें आपके पेज के साथ। फिर है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, पार्टनर्स, आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो उनके साथ आप कोलैब कर सकते हो। पार्टनर्स विद पीपल हु हैव लार्ज फॉलोइंग, जिनकी क्या है लार्ज फॉलोइंग है, उनके साथ आप कोलैब कर सकते हो। फिर है एनालाइज परफॉर्मेंस, यूज़ कर सकते हो टूल्स ट्रैक करने के लिए, कितने लाइक आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहे हैं, कौन सी पोस्ट है जिस पे लोग बार बार देख रहे हैं, जिसको व्यूज़ ज़्यादा आए हैं, लाइक ज़्यादा आई हैं, जिसमें शेयर हुआ है ज़्यादा, तो वो उस अकॉर्डिंग फिर आपको डाटा मिल गया। अब आप उसी हिसाब से वो वाले जो पोस्ट है वैसे से क्रिएट करो। फिर है रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस, आपको क्या है टाइम टू टाइम जो भी मैसेज आए हैं उनके क्या है रिप्लाई करने हैं, कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं। तो इस तरीके से आप क्या है यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया को अपने ब्रांड के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। एंड आप टारगेटेड एड्स भी क्या है लगवा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो पोस्ट को, सो दैट आप रीच कर सको अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक। तो कंक्लूजन देख लें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ नॉट ऑप्शनल एनीमोर। अब ये ऑप्शन नहीं है, ये क्या है कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि ये उनकी हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में, डायरेक्टली कस्टमर से बात करने में, एंड ये क्या है आपको सेल्स को बढ़ाता भी है कम कॉस्ट में। जब आप इसको स्मार्टली यूज़ करोगे तो सोशल मीडिया क्या है अगर कोई भी यूज़ करेगा, इवन स्मॉल बिजनेस है या जो बड़ा बिजनेस है, उनको क्या बड़े लेवल पे सक्सेस मिलती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्कस द सिस्टमैटिक अप्रोच टू अ प्राइस अ प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर भी करना है इसको, क्योंकि इसी के रिस्पॉन्स पे पार्ट 2 भी आएगा इसका। इसमें अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो पार्ट 2 उसी के बेसिस पे आएगा। और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए, जितनी ऑलरेडी वीडियो बनी हैं सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी इधर इसमें डले हैं प्लेलिस्ट में, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब है डिसाइड करना कि कितना अमाउंट ऑफ मनी क्या है एक कस्टमर को पे करना पड़ेगा अगर उसको आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है खरीदनी है, तो इस चीज़ को डिसाइड करना, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए, बिकॉज डेफिनेटली इसी से क्या है उसकी सेल्स वॉल्यूम अफेक्ट होगी, प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होगा, एंड ब्रांड इमेज इफेक्ट होगी। क्योंकि देखो अगर सेल्स आपने बहुत ही ज़्यादा प्राइस आपने बहुत ज़्यादा रख दिया तो सेल्स में इफेक्ट पड़ेगा, हो सकती है सेल्स कम हो, है ना। अगर मान लो बहुत कम प्राइस रख दिया तब भी क्या है, मान लो सेल्स तो बढ़ जाएंगी पर प्रॉफिट में इफेक्ट आ जाएगा, है ना। और प्राइस के बेसिस पे क्या है आपकी ब्रांड इमेज भी क्या है कहीं ना कहीं इस ब्रांड इमेज को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर इफेक्ट कर रहा है तो ये कितना होना चाहिए, इसके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको डिसीजन, ये इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे पूछा था सिस्टमैटिक अप्रोचेस क्या होती हैं एक प्रोडक्ट के प्राइस को अगर आपको सेट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखते हैं कि कैसे एक राइट प्राइस को हम प्रोडक्ट के डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि आपका जो प्राइसिंग सेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। बिफोर फिक्सिंग अ प्राइस, बिजनेस को क्या है डिसाइड करना है कि उसका गोल क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना है कि सेल्स बढ़ानी है, या मार्केट में सर्वाइव करना है कि कॉम्पिटिटर को बीट करना है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उस बेसिस पे क्या है वो फिर आगे फर्दर स्टेप्स चलेंगे। नेक्स्ट है एस्टिमेट डिमांड, अंडरस्टैंड करना कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड होने वाली है, कितना लोग विलिंग टू पे हैं डिफरेंट प्राइस पे। हाई प्राइस है
अगर हाई प्राइस रखोगे तो लो डिमांड होगी, है ना, और अगर लो प्राइस रखोगे तो हाई डिमांड होगी। तो एक करेक्ट डिमांड एस्टिमेशन आपको रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ठीक है। तो अ करेक्ट डिमांड एस्टिमेशन, अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग अच्छे से करते हो तो आप सेट कर सकते हो प्राइस उस अकॉर्डिंगली कि कस्टमर भी अफोर्ड कर सके एंड वो विलिंग टू पे भी हो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए। फिर है एस्टिमेट कॉस्ट। अब आप ये भी तो देखोगे ना आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी है उस प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि वो तो आपको कवर करनी है, प्लस उसमें आपको कुछ मार्जिन भी कवर करना है प्रॉफिट का। तो फिक्स्ड कॉस्ट देखोगे आप, रेंट, सैलरी वगैरह। वेरिएबल कॉस्ट देखोगे आप, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। प्राइस शुड ऑलवेज बी हायर देन द कॉस्ट। ऑब्वियस ही बात है, प्राइस को आप ज़्यादा ही रखोगे अपनी कॉस्ट से, सो दैट आप प्रॉफिट को अर्न कर सको। फिर है एनालाइज कॉम्पिटिटर्स प्राइस। कॉम्पिटिटर का भी प्राइस आपको देखना पड़ेगा कि उनका वो क्या किस मतलब इस प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। या तो आप मैच कर सकते हो उन्हीं के प्राइस को, या फिर उनसे लो रख सकते हो अपने प्राइस को, या उनसे हाई प्राइस को क्या है चार्ज कर सकते हो अगर आपका प्रोडक्ट में कुछ हट के बात है, ठीक है। फिर है चूज़ अ प्राइसिंग मेथड। फिर आप ये देखोगे कि हमें कौन सा प्राइसिंग मेथड सेलेक्ट करना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होता है जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड होता है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है कि आपका प्रोडक्ट कितना वैल्यू दे रहा है कस्टमर को, उस बेसिस पे आप प्रोडक्ट के प्राइस रखते हो। फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है, कॉम्पिटिटर के प्राइस को देख के। तो इनमें से कौन सा मेथड आप सेलेक्ट करोगे। फिर आप फाइनली प्राइस को सेलेक्ट करते हो। आफ्टर ऑल एनालिसिस, जितना भी आपने एनालिसिस किया है, अब आप फिक्स करोगे एक फाइनल प्राइस, ठीक है। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, डिस्काउंट हो गया, सीजनल ऑफर्स हो गए, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है जैसे कि 100 की जगह 99 दिखाया, 2 फिगर, है ना। ये 100 है, ये 3100 लग रहा है, पर 99 में आपको 2 डिजिट दिख रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ ऐसी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। फिर आप मॉनिटर भी करोगे। फिर अगर आपको लग रहा है कि यार एडजस्ट भी करना चाहिए प्राइस, तो आप टाइम टू टाइम एडजस्ट भी करोगे। अब एक बार लॉन्च कर दिया आपने प्रोडक्ट, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उनका रिएक्शन क्या है, मार्केट में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। फिर आप क्या है उस अकॉर्डिंगली, अगर आपको लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव रहने के लिए या प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए चेंज करना ज़रूरी है, तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो कंक्लूजन देखें हम, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग ये नहीं है कि आपको ऐड करना है प्राइस टैग, नहीं। इसमें क्या है, प्रॉपर फुल प्रोसेस होती है जिसमें प्रॉपर प्लानिंग, रिसर्च, स्ट्रैटेजी लगती है, सो दैट आप बिजनेस को ग्रो कर सको और सर्वाइव कर सको मार्केट में, एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी कमा सको, ठीक है। जो कि आपको बताते हैं कि कैसा आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है चॉइस करनी है, ठीक है। तो हाईलाइट द फैक्टर्स गवर्निंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहले हम देख पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक पाथ होता है, ठीक है, जिसके थ्रू गुड्स मूव करेंगे मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक। तो जैसे कि एग्जांपल है मैन्युफैक्चर, फिर मैन्युफैक्चर से गए होलसेलर से वो गुड्स गए रिटेलर के पास, फिर फाइनल कस्टमर्स तक गए। अब राइट चैनल अगर आपको क्या है डिसाइड करना है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहले तो डिसाइड करना। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट की सक्सेस को अफेक्ट करता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हम ऑलरेडी अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमने कर लिया है, वही चीज़ है ये कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखोगे आप, क्या है आपका प्रोडक्ट का नेचर, पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है। फिर मार्केट देखोगे, नेचर ऑफ मार्केट देखोगे। फिर आप कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखोगे, रिसोर्सेज देखोगे आपके पास कितने हैं। आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट देखोगे, ठीक है। फिर लेवल ऑफ कंट्रोल कितना आप चाहते हो वो देखने वाले हो आप। फिर स्पीड ऑफ डिलीवरी रिक्वायर्ड, कि आपको जल्दी पहुंचाने है या लंबा समय, मतलब कि थोड़ा अगर टाइम लगता भी है तो चलेगा आपको। मिडिल मैन की अवेलेबिलिटी और एफिशिएंसी कितनी है वो चीज़ देखते हो। लीगल एंड टैक्स कंसिडरेशन भी आप देखते हो, ठीक है। तो ये सारा हमने अभी ऊपर पढ़ा है क्वेश्चन के आंसर में, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार आया है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ है। तो स्टेटमेंट बेस्ड है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट money spent on advertising a product is an investment whereas few think it is wasteful expenditure। तो यहाँ पे आपको बोला है कि बताओ इसको एक्सप्लेन करो। ये बोला जाता है कि जो भी आप मनी स्पेंड कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, एक प्रोडक्ट की, तो वो इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियस ही बात है इन्वेस्टमेंट है। पर कुछ लोगों का कहना है कि ये एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। तो आप बताओ कि आप किस अकॉर्डिंग क्या आपका कहना है। डिस्कशन ऑन द स्टेटमेंट की बात करें तो देखो, एडवर्टाइजिंग है जो, ये एक तरीका है जिसमें कंपनी क्या है इन्फॉर्म करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं एंड रिमाइंड करवाती हैं अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मार्केटिंग में, क्या, एडवर्टाइजमेंट। बट पीपल के क्या है, अलग अलग ओपिनियन होते हैं इसके बारे में, तो वही अब हम देखने वाले हैं। अगर हम देखें एडवर्टाइजिंग एज एन इन्वेस्टमेंट, कि कैसे ये इन्वेस्टमेंट है, तो देखो मोस्ट पीपल बिलीव करते हैं कि जो मनी आप स्पेंड कर रहे हो एडवर्टाइजमेंट में वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट है। कैसे, ये आपकी सेल्स बढ़ाता है। गुड एडवर्टाइजिंग है अगर आपने की तो क्रिएट होगी इससे अवेयरनेस आपके प्रोडक्ट के बारे में, लोग इनकरेज होंगे कि हाँ भाई प्रोडक्ट को खरीदना है, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है।
फिर है बिल्ड ब्रांड इमेज। रेगुलर एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हो तो इससे हेल्प होती है आपकी कि आप क्रिएट कर सको एक अच्छा खासा ब्रांड नेम। पीपल रिमेंबर करते हैं और ट्रस्ट करते हैं आपके ब्रांड में अगर वो क्या है आपके मतलब प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में बार बार देख रहे हैं। फिर है रीच इज लार्ज ऑडियंस। ऑब्वियस ही बात है, एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है आपकी कि आप रीच कर सको वाइड नंबर ऑफ पीपल तक डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के। फिर है क्रिएट कस्टमर्स लॉयल्टी। कंसिस्टेंट और इमोशनल एड्स हैं, वो क्या है पीपल को फील करवाते हैं कनेक्टेड आपके ब्रांड से, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बिजनेस के लिए। अब अगर हम बात करें कि एडवर्टाइजमेंट एज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं या फिर क्यों बोलते हैं, या लोगों का मानना है। ऑन द अदर हैंड सम पीपल थिंक दैट जो एडवर्टाइजिंग है वो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, स्पेशली व्हेन ये हाई कॉस्ट होता है। एडवर्टाइजिंग है, ठीक है, अगर आपको टीवी में करवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट है नो गारंटी ऑफ सेल्स। समटाइम्स इवन आफ्टर बिग एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर भी दी, कैंपेन्स लगाए, ठीक है, हो सकता है सेल्स उतने बड़े लेवल पे ना इंप्रूव करें। फिर है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कुछ एड्स में फॉल्स या फिर बढ़ा चढ़ा के क्या है क्लेम किए हों, ठीक है, जो क्या है एक्चुअल में ना मिले अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या है खरीदने जाए। इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस। कंपनी क्या है वो जो ऐड का जो ऐड करवाई है उसने, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगी है जो उस पर उसकी, वो भी प्रोडक्ट के ही प्राइस पे चार्ज करती है, तो आप ही को अल्टीमेटली क्या है वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखो, वेदर एडवर्टाइजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट और वेस्ट, ये डिपेंड करता है हाउ इट इज़ डन, कि आपने किस तरीके से किया है उसको, ठीक है, और उसको मतलब उसका रिजल्ट आपके लिए क्या आया है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग वे में किया, टारगेटिंग वे में किया, मतलब टारगेट ऑडियंस तक किया, राइट ऑडियंस तक किया, ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, तो वो डेफिनेटली आपके लिए इन्वेस्टमेंट ही बन के आएगी, इन्वेस्टमेंट ही है वो। अगर आपने केयरलेस तरीके से किया, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी गोल किया, तो हो सकता है वो क्या है वेस्ट ऑफ मनी भी हो उस कंपनी के लिए। तो कंपनी को क्या है फोकस करने की स्मार्ट और ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट करे, सो दैट वो क्या है बेस्ट रिजल्ट उसे मिले। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट लिखना था आपको, स्ट्रैटेजीज टू मैनेज चैनल कॉन्फ्लिक्ट। देखो, चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिनके थ्रू क्या आप इनको मैनेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। चैनल कॉन्फ्लिक्ट हैपन होता है जब क्या है डिसएग्रीमेंट हो जाए या फिर क्लैशेज हो जाए किनके बीच में, मेंबर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, लाइक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर या फिर एजेंट। अब ये क्या हार्म कर सकता है रिलेशनशिप और रिड्यूस कर सकता है कंपनी की सेल्स को। तो भाई अब स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो पहला तो वही है, क्लियरली कम्युनिकेट करवाओ, कम्युनिकेशन पूरी क्लियर रखो, ट्रांसपेरेंट रखो, ऑलवेज मेंटेन करके रखो क्लियर और रेगुलर कम्युनिकेशन सारे चैनल पार्टनर्स के साथ। ये अवॉइड करता है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो जाती है ना या कन्फ्यूजन हो जाती है वो हटे। फिर डिफाइन रोल्स क्लियरली। एवरी चैनल मेंबर को क्या है पता होना चाहिए उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इससे ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज़ नहीं होती। फिर है फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज। इंश्योर करो कि आप यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करो, सो दैट वन सेलर डज नॉट फील अनदर इज गिवन एन अनफेयर एडवांटेज, कि एक सेलर ये ना सोचे कि दूसरे वाले को क्या है कंपनी अनफेयर एडवांटेज दे रही है। फिर है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। प्रोवाइड करो ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, टूल्स सारे पार्टनर्स को, ठीक है, इक्वली। फिर है बिल्ड करो ट्रस्ट एंड इंप्रूव करके रखो कोऑपरेशन को। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। सेटअप करो कुछ फॉर्मल मेथड्स जैसे कि जो होते हैं हैंडल करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को क्विकली, इमीडिएटली, सो दैट वो बढ़े ना, ठीक है। फिर है ऑफर इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड दो अगर गुड परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दो। अवॉइड चैनल ओवरलैप। अपॉइंट नहीं करने चाहिए टू मैनी सेलर्स, ठीक है, सेम एरिया में, और कॉम्पिटिशन हेल्दी रहे, ये आपको मेक श्योर करना होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट लिखना था आपको, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में भी आता है आपको, वैसे तो 15 मार्क्स में आया हुआ है। तो देखो, मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, शेयर करती है इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को, सो दैट वो अट्रैक्ट कर सके और कन्विंस कर सके कि वो जो कस्टमर है उसके, वो क्या है उनके प्रोडक्ट को खरीदे। अब स्टेप्स क्या हैं इसके, क्योंकि प्रोसेस पूछी है। तो देखो, सबसे पहले है सेंडर, वो कंपनी हो सकती है। बिजनेस क्या है या मार्केटर क्या है जो चाहता है कि वो सेंड करे मैसेज कस्टमर को, ठीक है। फिर क्या है मैसेज, इन्फॉर्मेशन जो कंपनी चाहती है शेयर करे, लाइक वो बता रही है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल है, इको फ्रेंडली है। फिर यहाँ पे इनकोडिंग होगी, ठीक है, लाइक उस मैसेज को क्या है चेंज किया जाएगा, लाइक एडवर्टाइजमेंट में, इमेज में, स्लोगन में, ठीक है, वीडियो में, जो क्या है कस्टमर तक पहुँचाया जाएगा और वो क्या है समझेगा। फिर है मीडियम, किस मीडियम के थ्रू आपको उसको सेंड करना है, लाइक टीवी एड्स में आपको वो मैसेज को फ्लैश करवाना है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको भेजना है, ठीक है, क्या होगा आपका जो मीडियम है। फिर है रिसीवर, कस्टमर, वो पर्सन जो रिसीव करेगा उस मैसेज को, ठीक है, वो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, कस्टमर हो सकते हैं। फिर डिकोडिंग,
फिर कस्टमर क्या है उस मैसेज को देखेगा, रीड करेगा, सुनेगा, ठीक है, और वो उसको समझेगा। फिर फीडबैक, कस्टमर रिस्पॉन्स देगा, लाइक वो अगर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, उस जो जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो समझा, उसको क्या अब प्रोडक्ट खरीदना है तो वो परचेज़ करेगा, ठीक है। फिर है नॉइज़, कोई डिस्टर्बेंस भी आ सकती है जो स्टॉप करेगी मैसेज को रिसीव करने में प्रॉपरली, लाइक टू मैनी एड्स एक ही बहुत ही बारी चला दी, ठीक है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन हुआ, या फिर कोई आपने मतलब कोई बहुत ही ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या है देखना है। तो कंक्लूजन देख ले तो जो चैनल कॉन्फ्लिक्ट है वो हार्मफुल हो सकता है, बट यहाँ पे राइट स्ट्रेटजी अगर लगाओगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको रिजॉल्व कर सकते हो। और मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हेल्प करती है बिजनेस की कि वो क्या है रीच कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके अपने कस्टमर तक इफेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, होप आपको समझ आए होंगे। यहाँ पे हमने सिंपल लैंग्वेज में इनको समझने की कोशिश की है। आपने इससे पहले के क्वेश्चन आंसर सारे देख लेने हैं, सेक्शन ए भी देखना है, बी भी देखना है, और ये सी का फर्स्ट पार्ट है। आपको कमेंट में लिखना है कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। एंड किसी को अगर नोट्स बाय करने होंगे, जो कि मैसेज आते हैं अलग अलग वीडियोज़ में, तो आपको बताया जा रहा है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ ज्वाइन करो। वहाँ पे आप किसी भी मैसेज के नीचे क्या है मैसेज कर सकते हो, किसी भी जो टेलीग्राम में मैसेज शेयर हुआ है उसके नीचे आप क्या है मैसेज लिख सकते हो कि आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए, तो आपको क्या है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पुरानी वीडियोस देखो, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो वीडियो देखते हो जो कि बहुत से हैं बच्चे, तो उनको भी क्या है सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करो और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।